हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। गुड इवनिंग। सब मस्त हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास, मजे आ रहे हैं। चलो बेटा, पेपर बहुत पास आ गया है। और पेपर पास आने का मतलब है कि हमारी तैयारी थोड़ी और ज्यादा गेयर अप हो जानी चाहिए। ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो कि हमने चैप्टर तो कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। तो अब जो हम करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन बैंक ऑफ डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सीबीएसई के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक सीबीएसई लगभग पूछता आता रहा है। तो कोशिश करेंगे आज हम कुछ उन क्वेश्चंस को, सवालों को करने की। ठीक है। तो शुरू करें। रेडी हो सब लोग? रेडी हो? शुरुआत कर दें? चले जी, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज which pair of compound is expected to show which pair of compound is expected to show similar color in aqueous medium, similar color in aqueous मीडियम। बताइए जरा, ऑप्शंस पढ़िए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। FeCl2 है, CuCl2 है। पहला पेयर क्या है? FeCl2 CuCl2। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें वो पेयर निकालना है विच इज एक्सपेक्टेड टू शो सिमिलर कलर। अब देखो, आपको ऐसे डाउट हो रहा होगा कि सर क्या मुझे सारे कलर्स याद रखने हैं? नहीं यार, वो प्रॉब्लम नहीं है। जब क्वेश्चन आए ना कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स या विच पेयर कैन शो दी सिमिलर कलर, तो ध्यान रखिएगा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होते हैं, जैसे दो एलिमेंट हैं, दो मेटल आयन है और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से जो आपके कंपाउंड्स हैं उनमें सेम कलर आता है। क्या कलर आता है? सेम कलर आता है। तो इन चारों में मुझे बताना है कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं। FeCl2 CuCl2, Fe2Mn2, वेनेडियम, कॉपर, वेनेडियम एंड आयरन। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि आप अगर यहाँ वेनेडियम को देखेंगे तो वो +4 स्टेट में है, जिसकी वजह से उसकी 3D1 कन्फिग्रेशन है। और अगर आप कॉपर को देखेंगे तो वो +2 स्टेट में है, जिसकी वजह से उसकी 3D9 कन्फिग्रेशन है। ठीक है। इन दोनों सिस्टम में आपके पास ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो जब दोनों के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पेयर्स का जो कलर होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, इसलिए आपने ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया है। ठीक है। डाउट समझ आया? देखो, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने, मतलब एक दूसरे के साथ यू कैन से ज्यादा इक्वल होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर जो हमारा कलर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, डाउट्स नहीं है? अच्छा, नहीं है डाउट्स, चलिए आगे चले। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज इजीली बिकॉज दे हैव। ट्रांजिशन मेटल अलॉय क्यों बनाता है? मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, जल्दी से बताओ। ट्रांजिशन मेटल अलॉय क्यों बना लेते हैं? क्यों बना सकते हैं ये अलॉय? क्यों बनाते हैं ये अलॉय? ये अलॉय बनाते हैं बिकॉज दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज। तो आपको पता है ना, सेम एटॉमिक साइज होने से एक दूसरे के क्रिस्टल लेटिस में इजीली ये क्या हो सकते हैं? एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो इजीली अलॉय बना पाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ रही है कि ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं? अलॉयज बना लेते हैं, क्योंकि उनका जो सिमिलर एटॉमिक रेडियस होता है तो एक दूसरे के क्रिस्टल लेटिस से उनको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, तो दे कैन इजीली फॉर्म अलॉयज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। यहां तक डाउट नहीं है तो चले, ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following does not represent the correct order of the property stated against it? चलिए ठीक है, हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, हमें बताना है which of the following does not represent the correct order। तो कौन गलत है वो बताना है। वेनेडियम 2+, Cr2+, Mn2+, Fe2+। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ओके। निकल, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, आयोनिक साइज।
कोबाल्ट 3, आयरन 3, कॉपर 3, स्कैंडियम 3. स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज मेटालिक स्टेट में. नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. चलिए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा क्रोमियम शो करता है, तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि स्कैंडियम लोएस्ट शो कर रहा होगा. तो डी ऑप्शन जो है वो तो आपके लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर आप स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगी. स्कैंडियम 3+ ज्यादा स्टेबलाइज रहता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बिकॉज ऑफ द सॉल्वेशन इफेक्ट. आयोनिक साइज अगर आप देखेंगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. एक जो मुझे डाउट यहाँ पर लग रहा है वो लग रहा है वैनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+ के लिए. तो आई थिंक सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया था वो क्रोमियम 3+ के लिए पूछा गया था, तो मेक इट क्रोमियम 3+, Cr3+, हम इसको यहाँ पर कर लेंगे. और वैनेडियम 2+, Cr3+, Mn2+ और Fe2+. नाउ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरा ऑप्शन है, ये गलत है. वही पूछा था विच कैन नॉट रिप्रेजेंट, विच डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि मुझे इनकरेक्ट निकालना था. तो ये जो ऑर्डर है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से नहीं है. और आप कैसे चेक कर पा रहे हैं, आप कैसे चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देख लीजिए. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देख लीजिए. Fe2+, Mn2+, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये ऑर्डर एक इनकरेक्ट ऑर्डर है. ठीक है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो रही है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमेशा आप जाएंगे. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 3? क्लियर हुआ? डाउट्स तो नहीं है ना बेटा किसी को? बताओ, कोई डाउट नहीं है? आगे चलो. क्वेश्चन नंबर 4, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. पढ़ो जरा क्वेश्चन को. Interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metals, and which of the following is not the characteristic property of the interstitial compound? ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द प्योर मेटल्स. यस, अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है. दे आर वेरी हार्ड. यस, दे आर वेरी हार्ड. दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव. केमिकली वेरी रिएक्टिव से मुझे यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है. क्यों डाउट हो रहा है? बिकॉज मेटल्स भी रिएक्टिव होते हैं. मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर ना. मेटल्स रिएक्टिव तो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर. ये कह रहा है दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव. कौन? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, यानी कि अलॉयज की बात हुई है. तो अलॉयज आर वेरी रिएक्टिव. अलॉयज आर वेरी रिएक्टिव नहीं ना. अलॉयज ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं होते हैं. अलॉय ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बल्कि अलॉय तो हमारे थर्मली स्टेबल भी होते हैं. ठीक है, स्टेबल कंपाउंड्स हैं. तो दे आर वेरी केमिकली रिएक्टिव. नो, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ये सवाल सीबीएसई में पूछा गया था बेटा. ये सीबीएसई में पीवाईक्यूज पूछा गया है, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर. तो जरूर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे. ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 डन. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर. देखो, कह रहा है although zirconium belongs to 4D transition series and hafnium to 5D transition series, even they show similar physical and chemical properties because. आपको याद होगा वे, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो जिरकोनियम और हॉफियम का केस मैंने आपको स्पेशली बहुत पहले समझा दिया था. और ये चीज बहुत स्पेशल है. क्यों? क्योंकि दे ऑलमोस्ट हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस. तो सिमिलर एटॉमिक रेडियस होने की वजह से, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बराबर है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक करैक्टर, ये सारी चीजें सब आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये सब एटॉमिक रेडियस पे डिपेंडेंट है. अगर एटॉमिक रेडियस बराबर है तो सीधी बात है, एटॉमिक रेडियस बराबर होने की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी भी लगभग मतलब सिमिलर हो जाती है. और इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम क्या है, वो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. एम आई करेक्ट? ठीक है, तो सिमिलर एटॉमिक रेडियस होने की वजह से जिरकोनियम एंड हॉफनियम क्या है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई. तो सेकंड का तो ट्रेंड आपको पता है, मैंने पढ़ाया था. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है? बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है.
एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से सेकंड एंड थर्ड सीरीज का ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। तो सेकंड का तो ठीक है, जो भी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था वो हमने मान लिया। थर्ड वाले का कम क्यों हो रहा है, थर्ड वाला कम इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड सीरीज के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ड्यू टू विच द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जो हमने प्रेडिक्ट किया कि थर्ड सीरीज में आने के बाद एटॉमिक रेडियस को बढ़ना चाहिए था, बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने उसको कम कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसी का बी पार्ट कह रहा है Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग while Mn3 plus is strongly oxidizing although both have d4 electronic configuration, that is because chromium plus 2 can undergo in oxidation to form chromium 3 plus 1 electron। तो जो स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो Cr3 plus is more stable electronic configuration while Cr2 plus is less stable electronic configuration। ये कम स्टेबल है और Cr3 प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है अपने अंदर से। अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। इसीलिए Cr2 प्लस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, वही पूछा ना, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, मैंगनीज 3 के बारे में बात करिए। मैंगनीज 3 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो Mn3 प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ये मैंगनीज 2 प्लस बना देता है। मैंगनीज 2 प्लस में क्या होता है, 3d5 स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हो गई। और मैंगनीज 3 पे क्या था, 3d4 कन्फिग्रेशन था, 3d4 कन्फिग्रेशन था। तो ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आ गई यहाँ पर, और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आपको पता है कि ज्यादा स्टेबल होती है। सो 3d5 बीइंग मोर स्टेबल, 3d5 बीइंग मोर स्टेबल, ठीक है, कैन बी इजीली फॉर्म्ड। तो ये खुद का रिडक्शन करा रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सवाल क्लियर हुआ, कह रहा था क्रोमियम 2 प्लस जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैंगनीज 3 प्लस जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि दोनों की कन्फिग्रेशन D4 होती है। दोनों के लिए मैंने आपको आंसर बता दिया। क्रोमियम 2 प्लस इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है क्रोमियम 3 के लिए, क्योंकि क्रोमियम 3 ज्यादा स्टेबल कंडीशन है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। और मैंगनीज 3 प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके मैंगनीज 2 प्लस में चला जाएगा, विच इज द मोर स्टेबल कंडीशन। क्यों है वो मोर स्टेबल, क्योंकि 3d5 स्टेट आ जाती है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको अब पूरा पूरा समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई डाउट, डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है आगे चलें हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स नॉट इन फ्लोराइड्स। बहुत अच्छा का सवाल है, लेकिन करेंगे आप खुद, डू इट योरसेल्फ, आप खुद करेंगे। पता करिए कि फ्लोरीन के साथ ऐसा क्या बिहेवियर है। हिंट मैं दे देता हूं, ड्यू टू दी एक्सेप्शनली स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये जो नेचर है ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो डू इट योरसेल्फ, दिमाग लगाइए थोड़ा, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पर आएंगे, तो कहता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैसे और क्यों। देखो वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या है, V2O5 की बात हो रही है। इसके लिए मैं दो दो बातें आपको बताता हूं, इसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं ना, दो बातें मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखेगा। पहली बात, it can provide larger surface area, can provide larger surface area। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा उतना अच्छा वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। एंड दूसरा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। और वो इंटरमीडिएट आप बाद में जब डिकम्पोज होकर आपको प्रोडक्ट देगा तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड रीजनरेट हो सकता है, रीजनरेटेड, रीजनरेटेड। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड रीजनरेट हो सकता है, इसीलिए इसीलिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, यहां तक समझ आ रहा है ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। देखो डाउट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करते रहो यार, पेपर पास आ गया है, ठीक है, पेपर बहुत पास है, सर पे खड़ा है एकदम पेपर आपके, तो पढ़ाई करते रहो। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं और जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में दिए हैं,
मैंने कहा था उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस को, आज वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल रट कर जाइएगा। डीएनएफ ब्लॉक का आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। आप एक क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को लगा कर जाते हैं तो, ठीक। चलो आगे की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजिशन मेटल शो सेवरल या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ये बात जब मैंने आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट समझाई थी तभी जिक्र किया था, और वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, क्यों बना लेता है? पहला तो रीजन यही है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल अगर अवेलेबल है तो क्या करते हैं कि लिगेंड ने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया तो उनके पास डी ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। दैट मींस ट्रांजिशन मेटल बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का आंसर समझ आ गया, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर क्या है? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। और दूसरे का आंसर क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो जितना ज्यादा डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? आप मुझे बताएंगे। जिंक नहीं है ना, क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो सिर्फ। ये बात मैंने आपको बताई थी जब हमने डी ब्लॉक शुरू ही किया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है लेकिन उनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता। देख लीजिए आ गया क्वेश्चन, ठीक है। राइट द एलिमेंट विच कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। कौन +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है? तो स्कैंडियम नहीं, और कौन शो कर सकता है? कौन शो कर सकता है? कॉपर। कॉपर +1 पॉसिबल है। विच एलिमेंट इज सॉफ्टेस्ट? सॉफ्टेस्ट एलिमेंट पूछा है, सॉफ्टेस्ट एलिमेंट पूछा है, कौन सा होगा? बताइए, बताइए जरा, इसका जवाब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इस पूरी सीरीज में सबसे सॉफ्ट एलिमेंट कौन सा है? सॉफ्ट एलिमेंट यानी कि मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी वीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्वेश्चन नंबर सी का आंसर मुझे। डी पार्ट देखेंगे, विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा था ना मैंगनीज के लिए ये सवाल पूछा जाता है, मैंगनीज इसका आंसर है, Mn। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ होती है? सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ होती है? जिसमें ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो पता करेंगे किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। विच एलिमेंट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो खाली +3 शो कर पाता है? सिर्फ +3, कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी आप बताएंगे। चलिए, तो 1 2 3, 3 आप बताएंगे, 3 मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 3 मैंने आपको बताए हैं, 3 आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताएंगे सी का आंसर और ई और एफ का आंसर, ठीक है। सी, ई और एफ का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर है करेक्ट। मैं यहां पर देख रहा हूं, फटाफट से मुझे बताओ सी, ई और एफ कौन सा आंसर करेक्ट है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। और ये सवाल सीबीएसई में आया है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है बेटा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है तो पढ़ना है जरूर, ऐसा नहीं कि स्किप कर देंगे, ठीक है। चलो, तुम जब तक अपने आंसर्स के साथ रेडी रहो तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल बिकॉज दे कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर क्या है? आंसर क्या है? दे कैन नॉट शो
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सप्लेन वाई जिंक 2 salts आर white while Mn7 आर डीप पर्पल इन कलर। क्योंकि जिंक 2 salts के पास देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिंक के सॉल्ट्स जनरली आपको व्हाइट दिखते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो डीप पर्पल कलर आ जाता है। द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज वेरी हाई। तो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट पूछा है द ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। इसका जवाब आप मुझे बताएंगे, ठीक है? तो डू इट योर सेल्फ, अपने आप करना है ये क्वेश्चन। कॉपर का कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव क्यों होता है? सो डू इट योर सेल्फ, ठीक है? इसी का और पार्ट करके एक क्वेश्चन और आया था कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट बट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसा क्यों होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है बट फिर भी वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों? सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड्स। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स। क्यों है सॉफ्ट मेटल? क्योंकि नो नो मेटेलिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, नो मेटेलिक बॉन्डिंग, नो मेटेलिक बॉन्डिंग, कोई मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। भाई मैं आपको सच बता रहा हूं, सब लोगों को, बच्चों देखो ध्यान से देखो, ये सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है बेटा, लगातार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता, तो जरा बताइए क्यों स्टेबल नहीं होता? इसका आंसर ना बेटा रट के जाना, एकदम एकदम रट के जाना, ठीक है? तो यहां से एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन आंसर आप मुझे बता रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, तो डू इट योर सेल्फ। और मैं आपको बता दूं ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आपको पेपर में 2024 में दिखाई दे, ठीक है? 2024 27 फरवरी को जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें आपको शायद ये क्वेश्चन दिखाई दे कि वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 10? ठीक है, क्लियर है ना? आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 11। गैडोलियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, which of the following is the correct electronic configuration for gadolinium? So 4f सीरीज से ये बिलोंग करता है, 64 इसका एटॉमिक नंबर है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, 4f7 5d1 6s2, 4f7 5d1 6s2 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ठीक है? 4f7 5d1 6s2 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आई है तो बेटा फिर तो आपको 11th में जाकर वापस से चैप्टर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4f सीरीज एटॉमिक नंबर 64 उसने कहा है, कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 4f7 5d1 6s2, ठीक है? बहुत बढ़िया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल द लेंथेनॉइड्स? +3 करवाया था मैंने, बताया था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा पॉसिबल है। और आपको मजे की बात बताऊं, ये सीबीएसई का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है पेपर में सीबीएसई में कि लेंथेनॉइड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड्स का +3। कौन सा? +3, ठीक है? देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेंथेनॉइड मेटल इन मिश मेटल? मिश मेटल में लेंथेनॉइड की परसेंटेज कितनी होती है बेटा? 95% होती है, 95%। मिश मेटल की कंपोजिशन मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताई थी, ध्यान से सुनिए, 95% लेंथेनॉइड और 5% इसमें
आयरन और ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, मिश मेटल का जो कंपोजिशन है वो क्या है, 95% ऑफ लेंथेनॉइड, 5% ऑफ आयरन, 5% ऑफ आयरन एंड देन ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम, ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, और भी दो चार मेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बट इन ट्रेसेस अमाउंट। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, so iodide ion is oxidized too. ये भी पूछा है सीबीएसई ने भाई, ये सीबीएसई ने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, ध्यान रखिएगा। 27 फरवरी के पेपर में आपको मिल सकता है। सो आयोडीन यानी कि Ki अगर KMnO4 ऑक्सीडाइज करे, इसे KMnO4 Ki के साथ रिएक्शन करे तो आयोडेट IO3 माइनस आयोडेट आयन फॉर्म होता है, आयोडेट आयन फॉर्म होता है IO3 माइनस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी IO3 माइनस आयोडेट आयन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आयोडेट आयन IO3 माइनस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पूछा है सीबीएसई में, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको कि KMnO4 अगर Ki को ऑक्सीडाइज कर दे तो आयोडेट आयन बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, आयोडेट आयन बना देता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिसाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ऑफ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, कौन सा ऐसा लेंथेनॉइड है इनमें से जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो जब मैंने आपको ये लेंथेनॉइड कराया है तो उसमें ये एक्सेप्शन कराया था कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो +2 शो करते हैं, है ना। तो अब थोड़ी मेहनत खुद भी करो, थोड़ी मेहनत खुद भी करो, इस क्वेश्चन को अपने आप निपटाओ। ठीक है, बताना जरा मुझे, सीरियम, यूरोपियम, YbRHO, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, एक्सेप्ट अदर एलिमेंट्स। ठीक है, चलो। नेम एन इंपॉर्टेंट अलॉय विच कंटेन्स सम ऑफ द लेंथेनॉइड मेटल्स। सो सबसे अच्छा तो अलॉय मैंने आपको बताया ही, कौन सा बताया, मिश मेटल, MISCH, मिश मेटल। ठीक है, कंपोजिशन याद है इसकी, अभी लिखवाई थी ना, पुराने वाले स्लाइड्स पे लिखवाई थी, यहाँ लिखवाई थी। 95% लेंथेनॉइड होता है, 5% आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम। ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, सो मिश मेटल एंड मेंशन इट्स यूजेस। तो यूजेस यार आप खुद भी पढ़ लीजिए, इतने अच्छे बच्चे हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। डू इट योर सेल्फ। ठीक है, ये अपने आप करेंगे, यूजेस आप खुद निकालेंगे मिश मेटल के क्या यूज है, ऑल्दो दे आर गिवन इन द एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अमंग द लेंथेनॉइड सीरियम कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू सीरियम 4, वाई। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Cerium 3+ Cerium 4 में कन्वर्ट हो जाता है, Cerium 3+ Cerium 4 में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसका एक और रीजन है, एक और रीजन है, वो रीजन आप मुझे बताएंगे, वो रीजन आप मुझे बताएंगे। तो डू इट योर सेल्फ, खुद भी मेहनत करो यार थोड़ी सी। और ये बताऊं आपको, ये मैं मेहनत आपसे क्यों करवा रहा हूं, ये मेहनत आपसे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया है काफी साल। ठीक है, बहुत ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Cerium 3+ Cerium 4 में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज द सीरियम इज समहाउ रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री, टू योर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एज वेल। आप लोगों ने अल्कोहल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट किया होगा, वहां भी आपने सीरियम यूज किया है। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, वहां भी आपने सीरियम यूज किया है। तो इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये +3 से +4 क्यों जा रहा है। तो वो दोनों रीजंस आप मुझे बताएंगे। एक रीजन मैंने आपको दिया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा रीजन आप मुझे बताइए कि कौन सा वो स्टेबल एग्जैक्ट रीजन है जहां पर ये Cerium 3 जो है Cerium 4 में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। और ये सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेम द लेंथेनॉइड एलिमेंट विच फॉर्म्स टेट्रा पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड इज नॉट एज स्मूथ एज लेंथेनॉइड। क्यों, क्योंकि एक्टेनॉइड सीरीज में क्या होता है, 5f ऑर्बिटल, और लेंथेनॉइड सीरीज में कौन होते हैं, 4f। अब
आपको पता है कि F की जो है वो पुअर शील्डिंग होती है, तो 5F तो और ज्यादा दूर है, उसकी और ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी, मोर पुअर शील्डिंग, मोर पुअर शील्डिंग, ठीक है, मोर पुअर शील्डिंग, ठीक है। यहाँ पुअर एफ ऑर्बिटल में पुअर शील्डिंग होती है, दैट इज करेक्ट, लेकिन 5F में तो और ज्यादा पुअर होती है क्योंकि न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर चला जाता है ऑर्बिटल। अब और क्या है, वाई केमिस्ट्री इज नॉट स्मूथ, बिकॉज ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। एक तो रेडियो एक्टिव है, ऊपर से 5F का सबसे बेकार पुअर शील्डिंग जो होता है वो 5F में होता है, इसीलिए आप कहते हैं कि एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। द एक्टिनॉइड सीरीज का जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, जबकि लैंथेनॉइड्स को पढ़ना काफी आसान है। Okay, so HCl cannot be used in place of sulfuric acid to acidify KMnO4 solution in volumetric analysis. This is because KMnO4 क्या है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। HCl को किस में ऑक्सीडाइज कर सकता है? Cl2 में। तो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है आपका HCl, इसीलिए आप HCl को सल्फ्यूरिक एसिड की जगह KMnO4 को एसिडिफाई करने में यूज नहीं करते। वी जनरली प्रेफर सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि इसके साथ ऐसा कोई लोचा नहीं है। एंड देन क्वेश्चन कहता है विच इज मोर बेसिक, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है, तो आपको याद होगा कि ये बात मैंने वहां पर डिस्कस की है, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को भी खुद करेंगे। और क्यों करेंगे खुद? वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया है बेटा सवाल पहले, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। तो नेग्लेक्ट मत कर देना, फिर मत कहना सर पढ़ाया नहीं था। नेग्लेक्ट मत कर देना। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुटेटियम हाइड्रोक्साइड में कौन ज्यादा बेसिक है, ये सवाल सीबीएसई ने पूछा है और आपको इसका बहुत आसानी से पता लगाना है। और पता आप लगा लेंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्यों पता लगा लेंगे? क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ही नहीं, 19 क्वेश्चंस वी हैव। चलिए बहुत ही बढ़िया। सो 19 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके, ठीक है। हम 19 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। सो अब आपका काम थोड़ा सा ज्यादा शुरू हो जाता है बेटा। जितने क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल लगा लीजिए, एकदम करके देखिए, पेन पेपर उठाइए, लिख लिख कर देखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छे से आंसर पेपर में लिख पाओगे, उतने अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। टेक्निकल टर्म्स को याद रखिए, टेक्निकल टर्म्स को, साइंटिफिक टर्म्स को लिखते हुए अंडरलाइन करिए, ठीक है, पेंसिल से अंडरलाइन करिए। और हर आंसर के बाद एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो एग्जामिनर को जनरल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ठीक है ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको दूसरा आंसर है वो चेक करना है, ठीक है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लाइन ड्रॉ नहीं कर पाने तो लेट इट बी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार आंसर आपके ऐसे होने चाहिए कि एक बारी में जब एग्जामिनर पढ़े ना तो ये कहे कि बस ये बच्चा है जिसने आंसर लिखे हैं, बस ये ही बच्चे को नंबर देने हैं, ठीक है। तो 70 on 70 देखो तुम्हारे हाथ में है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने आंसर्स आप अच्छे से लिख कर आओगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो तो तब तक पढ़ते रहो, ध्यान रखो, और पेपर नजदीक आ रहा है, बहुत जल्द मिलेंगे फटाफट से, ठीक है। तो आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो वी आर देयर टू सॉल्व, ठीक है, वी आर हेयर टू हेल्प यू। मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार है। आप बस बताते रहिए, हम काम करते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, मजे करिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।